सदिश बीजगणित प्रश्नावली में हम विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर रहे थे और अभी तक हमने विविध प्रश्नावली में 8 प्रश्नों तक के प्रश्नों को हल कर लिया। अब आगे के कुछ प्रश्नों को हम आज की इस क्लास में हल करेंगे। तो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में हमें 2 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। दोनों बिंदुओं का हमें स्थिति सदिश भी दे रखा है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को एक बिंदु R है और ये बिंदु R 1:2 इस अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। अब हमें इस बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। साथ में हमें यह भी दर्शाना है कि बिंदु P RQ का मध्य बिंदु है। देखो इस प्रश्न में हमें 2 प्रश्न पूछे। एक तो ये प्रश्न पूछा है कि बिंदु R का स्थिति सदिश क्या होगा, और दूसरा प्रश्न ये है कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है, ये 2 प्रश्न पूछे हैं इस प्रश्न में। यहाँ पर देखो, ये जो बिंदु R है, ये बिंदु R PQ को 1:2 इस अनुपात में विभाजित करता है। इस अनुपात में विभाजित करने का मतलब बिंदु R की P से दूरी है 1 इकाई और बिंदु R की Q से दूरी है 2 इकाई। बिंदु R की P से कितनी दूरी है 1 इकाई और बिंदु R की Q से कितनी दूरी है 2 इकाई की दूरी है। अब देखो यहाँ पर विभाजन कौन सा हो रहा है, यहाँ पर विभाजन हो रहा है बाह्य। कौन सा विभाजन हो रहा है, बाह्य। मतलब ये बिंदु R हमें PQ रेखाखंड को बढ़ाने पर मिलेगा। अब इस PQ रेखाखंड को हम इस साइड में बढ़ाएं या इस साइड में बढ़ाएं। देखो इस PQ रेखाखंड को हम इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं इस प्रकार, और इस PQ रेखाखंड को हम इस दिशा में भी इसको पीछे की ओर बढ़ा सकते हैं। अब कौन सी दिशा में इसको बढ़ाएं कि हमें ये बिंदु R मिल जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से ये देखो कि ये बिंदु R किसके नज़दीक है, तो ये बिंदु R P के नज़दीक है। यहाँ से हमें क्या देखना है, ये देखना है कि यहाँ पर ये बिंदु R P के नज़दीक है या Q के नज़दीक। तो बिंदु R P के नज़दीक है, तो ये बिंदु R इस साइड में हमें मिलेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये बिंदु R यहाँ पर स्थित है। ये बिंदु R इस PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2। इस अनुपात में ये बिंदु R इस PQ को विभाजित करता है। विभाजित करने का मतलब R की P से दूरी तो कितनी है 1 इकाई, R की Q से दूरी कितनी है 2 इकाई। अब हम इस बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। हमें बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। बिंदु R का स्थिति सदिश देखो क्या होगा, तो यहाँ पर वज्र गुणा करना है। किस प्रकार गुणा करना है, A को तो गुणा करना है Q से, 2 को गुणा करना है P से। 1 को Q से गुणा करने का मतलब 1 को हमें Q के स्थिति सदिश से गुणा करना है। 1 गुणा Q का स्थिति सदिश। 2 को गुणा करना है हमें P के स्थिति सदिश से। अब बाह्य विभाजन हो रहा है तो बीच में चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, बट्टा 1 - 2। तो बिंदु R का स्थिति सदिश बराबर सदिश OR बराबर 1 को गुणा करो Q के स्थिति सदिश से, तो इसको 1 से गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, सदिश A माइनस 3 गुणा सदिश B, माइनस 2 को गुणा करना है P के स्थिति सदिश से, तो आ जाएगा 4 गुणा सदिश A प्लस 2 गुणा सदिश B बट्टा माइनस का 1। अब देखो सदिश OR बराबर सदिश A
-3 गुणा सदिश बी, माइनस से गुणा कर दो तो -4 गुणा सदिश ए -2 गुणा सदिश बी बट्टा -1। तो सदिश ओ आर बराबर, यहाँ पर देखो सदिश ए और यहाँ पर -4 गुणा सदिश ए, तो यहाँ से सदिश ए को कॉमन लो, तो सदिश ए को कॉमन लिया तो गुणा में यहाँ पर तो बच गया 1 प्लस का, यहाँ पर बच गया -4। उसके बाद -3 गुणा सदिश बी -2 गुणा सदिश बी, यहाँ से कॉमन ले लो माइनस का सदिश बी, तो इसके गुणा में क्या आएगा देखो, यहाँ पर तो बच गया +3 और यहाँ पर प्लस का बच गया 2 बट्टा -1। तो बिंदु आर का स्थिति सदिश बराबर -3 गुणा सदिश ए -5 गुणा सदिश बी बट्टा -1। ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सदिश ओ आर बराबर 3 गुणा सदिश ए प्लस 5 गुणा सदिश बी। तो बिंदु आर का स्थिति सदिश क्या है, बिंदु आर का स्थिति सदिश है 3 गुणा सदिश ए माइनस प्लस 5 गुणा सदिश बी। ये तो हुआ इसका पहला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो, बिंदु पी आर क्यू का मध्य बिंदु है, तो पहले तो आर क्यू रेखाखंड बनाओ, यह बिंदु आर और यह है बिंदु क्यू, और आर क्यू पर स्थित है बिंदु पी, तो कहीं पर बिंदु पी बना दो, यहाँ पर बना दिया हमने बिंदु पी। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध यह करना है कि बिंदु पी आर क्यू का मध्य बिंदु है, मतलब पी की आर से दूरी और पी की क्यू से दूरी, ये दूरियां क्या हो, बराबर हो, अर्थात आर पी बराबर हो पी क्यू के। ये हमें सिद्ध करना है, आर पी किसके बराबर हो, आर क्यू के बराबर हो, ये सिद्ध करना है प्रश्न नंबर 2 में सिद्ध करना है। अब देखो बिंदु आर की पी से दूरी कितनी है, बिंदु आर की पी से दूरी है 1 इकाई, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आर पी बराबर 1 इकाई, और बिंदु आर की क्यू से दूरी कितनी है, 2 इकाई, तो इसको लिख सकते हैं आर क्यू बराबर 2 इकाई, आर क्यू बराबर 2 इकाई, आर क्यू बराबर 2 इकाई। अब देखो पी क्यू बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पी क्यू बराबर लिख सकते हैं, देखो पी क्यू कैसे ज्ञात करेंगे, आर क्यू में से आर पी को घटा देंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू मिल जाएगा। आर क्यू में से घटा दो, किसको घटा दो, आर पी को घटा दो। आर क्यू का मान है 2 इकाई, आर क्यू का मान कितना है 2, और आर पी कितना है, आर पी है 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 इकाई हो गया। तो यहाँ पर हमें पी क्यू बराबर मिल गया 1 इकाई। देखो पी क्यू बराबर 1 इकाई मिल गया, मतलब पी की क्यू से दूरी कितनी है, 1 इकाई, और पी की आर से दूरी, ये रहा देखो पी की आर से दूरी कितनी है, 1 इकाई। तो बिंदु पी की आर से दूरी 1 इकाई है, और बिंदु पी की क्यू से दूरी भी कितनी है, 1 इकाई है। तो पी क्यू बराबर भी 1 है, और आर पी या पी आर बराबर भी कितना है, 1 इकाई है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर पी या पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू। अतः बिंदु पी रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है, आर क्यू का मध्य बिंदु है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं को निरूपित करने वाले 2 सदिश दे रखे हैं। इसके विकिरण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, साथ में इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर हमने एक सदिश को तो मान लिया सदिश ए और एक सदिश को मान लिया सदिश बी। ये दोनों सदिश समांतर चतुर्भुज की, सदिश ए तथा सदिश बी, ये दोनों सदिश समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो इन दोनों सदिशों का जो योग होगा, ये योगफल सदिश किसको निरूपित करेगा? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को निरूपित करेगा। किसको निरूपित करेगा? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को निरूपित करेगा। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? इस विकिरण की दिशा में विकिरण के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। समांतर क्या ज्ञात करना है? मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो एक बार तो हम क्या करते हैं, सदिश ए प्लस सदिश बी ज्ञात करते हैं। देखो, सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर, सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर होगा 3i केप माइनस 6j केप प्लस 2k केप। अब यहाँ पर मान लेते हैं सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर मान लिया सदिश सी। तो सदिश सी बराबर है 3i केप माइनस 6j केप प्लस 2k केप। तो इन दोनों सदिशों का योगफल सदिश जो होगा वो किसको निरूपित करेगा? विकिरण को निरूपित करेगा। तो इन दोनों सदिशों का योग करने पर सदिश मिल गया हमें ये, और इस सदिश को हमने लिख लिया सदिश सी। तो सदिश सी किसको निरूपित कर रहा है? विकिरण को निरूपित कर रहा है। अब इस सदिश सी के समांतर हमें क्या ज्ञात करना है? मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इस सदिश सी के समांतर मात्रक सदिश है डी कैप। माना सदिश सी के समांतर मात्रक सदिश डी कैप है, ऐसा हमने मान लिया। अब देखो, ज्यामितीय रूप से समझना चाहिए तो ये है सदिश सी, ये हमने सदिश सी का ज्यामितीय रूप बनाया। अब इसके समांतर है डी कैप, इसके समांतर क्या है? डी कैप है। तो इसके समांतर तो डी कैप ऐसे भी हो सकता है और इसके समांतर डी कैप ऐसे भी हो सकता है। मतलब डी कैप की हमें दो स्थितियां मिल गई। इस सी कैप के समांतर डी कैप ऐसे भी हो सकता है और इस सी के समांतर डी कैप ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पर हमें देखो डी कैप की दो स्थितियां मिली हैं। दो स्थितियां कौन कौन सी? एक तो डी कैप की दिशा सी की दिशा है और एक स्थिति जो मिली है वो है इस डी कैप की दिशा सी के विपरीत दिशा है। अब देखो, इस सी की दिशा में जो मात्रक सदिश होगा वो होगा सदिश सी कैप, वो होगा सदिश सी कैप। तो यहाँ पर हमें इस मात्रक सदिश की दो स्थितियां मिली। दो स्थितियां कौन कौन सी? एक तो सदिश सी की दिशा में, सदिश सी की दिशा में, और एक है सदिश सी के विपरीत दिशा में, सी के विपरीत दिशा में, सदिश सी के विपरीत दिशा में। सदिश सी की दिशा में जो मात्रक सदिश है वो है सी कैप। अब सदिश सी की दिशा में जो मात्रक सदिश डी कैप है उसकी हम बात करें तो सी कैप और डी कैप इन दोनों की दिशा एक है, साथ में इनका परिमाण भी एक है। इसका मतलब यहां से हम लिख सकते हैं डी कैप बराबर सी कैप। इस स्थिति में डी कैप बराबर क्या होगा? सी कैप होगा। इन दोनों स्थितियों की हम तुलना करें तो दोनों का परिमाण तो समान है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस सदिश c को -1 से गुणा करेंगे। सदिश ये जो c कैप है इसको गुणा कर रहे हैं हम -1 से, तो हमें सदिश मिलेगा -c कैप। -c कैप जो सदिश मिलेगा ये सदिश और d कैप सदिश, इन दोनों का परिमाण और दिशा दोनों समान होगी। दोनों का परिमाण और दोनों की दिशा क्या होगी, समान होगी। मतलब हम लिख सकते हैं d कैप बराबर -c कैप। तो इस स्थिति में d कैप हमें किससे मिलेगा, -c कैप से मिलेगा। तो यहाँ पर हमें सदिश मात्रक सदिश d कैप ज्ञात करने की दो स्थितियां बन गई यहाँ पर। तो पहली स्थिति लिखो, स्थिति लिखने से पहले ज्ञात कर लो c कैप। c कैप बराबर क्या होगा, सदिश c बटा सदिश c का परिमाण। तो यहाँ से c कैप बराबर आएगा 3i कैप -6j कैप प्लस 2k कैप बटा रूट के अंदर देखो कितना आएगा, 3 का वर्ग 9, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, तो 36 और 4 40, 40 और 4 49, तो रूट के अंदर आ गया 49। रूट 49 का मतलब 7, तो सभी के बट्टे में 7 लिख दो। 3/7 i कैप -6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप, ये आ गया सदिश c कैप। अब हम पहली स्थिति की बात करते हैं, स्थिति फर्स्ट। स्थिति फर्स्ट क्या है, d कैप सदिश c की दिशा में हो। d कैप c के समांतर है, तो समांतर से हमें दो स्थितियां मिल गई। एक स्थिति तो ये मिली कि d कैप की दिशा c की दिशा है, एक स्थिति हमें ये मिली कि d की दिशा c के विपरीत है। तो पहली स्थिति की हम बात करें, और पहली स्थिति में d कैप बराबर क्या है, c कैप। तो d कैप बराबर c कैप हमने ज्ञात कर लिया, तो d कैप बराबर आ गया 3/7 i कैप -6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ये तो है पहली स्थिति जिसमें हमें d कैप मिला है। पहली स्थिति कौन सी है, जब d कैप सदिश c की दिशा में हो। अब आओ दूसरी स्थिति में, स्थिति सेकंड। स्थिति सेकंड क्या है कि d कैप सदिश c के विपरीत दिशा में हो। तो विपरीत दिशा में हो तब d कैप बराबर क्या है, -c कैप। d कैप बराबर -c कैप, तो c कैप को माइनस से गुणा कर दो, तो d कैप बराबर आ जाएगा -3/7 i कैप प्लस 6/7 j कैप माइनस 2/7 k कैप। यह है सेकंड स्थिति जब d कैप सदिश c के विपरीत दिशा में हो। तो हमें विकिरण के समांतर दो मात्रक सदिश मिले, क्योंकि विकिरण के समांतर मात्रक सदिश की दिशा, यहाँ पर देखो विकिरण को कौन सा सदिश निरूपित कर रहा है, सदिश c निरूपित कर रहा है। तो इस सदिश c के समांतर मात्रक सदिश की दो स्थितियां हो सकती हैं। दो स्थितियां कौन कौन सी, एक तो कि मात्रक सदिश c की दिशा में हो, एक स्थिति बनेगी कि मात्रक सदिश c के विपरीत दिशा में हो। तो दोनों ही स्थितियों में हमने मात्रक सदिश d कैप ज्ञात कर लिया। अब हमें इस प्रश्न में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। और देखो इस प्रश्न में ये वाली बात नहीं लिखनी है, हमें ये बात नहीं लिखनी है, यहाँ से हमें लिखना है इस प्रश्न में। इस प्रश्न का जो पहला भाग है इसमें हमें इतना लिखना है। अब इसी प्रश्न का जो दूसरा भाग है वो है कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है
सदिश ए क्रॉस सदिश बी का परिमाण। यहाँ पर शर्त क्या होती है कि सदिश ए और सदिश बी दोनों सदिश समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को निरूपित करने वाले सदिश होने चाहिए। और यहाँ पर हमें सदिश ए और सदिश बी ये दोनों ऐसे ही सदिश दे रखे हैं, मतलब ये दोनों सदिश समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को निरूपित करते हैं। तो पहले तो ज्ञात कर लो ए क्रॉस बी। अब देखो ए क्रॉस बी यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हमें घटक रूप में दे रखा है तो सारणी की सहायता लेंगे। तो सदिश ए में आई का गुणांक है 2, जे का गुणांक है -4, के केप का गुणांक है 5। सदिश बी में आई केप का गुणांक है 1, जे केप का गुणांक है -2, के केप का गुणांक है -3। अब इसका R1 के अनुदिश प्रसार कर दो। ये तो है पहला प्रश्न। R1 के अनुदिश प्रसार करने पर तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर आई केप के गुणा में देखो क्या आएगा, तो आई की पंक्ति और आई के स्तंभ को छोड़ दो, -4 को गुणा करो -3 से तो बन गया 12। उसके बाद चिन्ह आता है माइनस का, -2 को गुणा किया 5 से तो यह हो गया -10, माइनस माइनस हो गया प्लस, 12 और 10 22, तो 22 आई केप, 22 आई केप। उसके बाद चिन्ह किसका आता है, माइनस का। अब देखो जे केप के गुणा में क्या आएगा, तो जे की पंक्ति जे के स्तंभ को छोड़ दो, 2 को गुणा किया -3 से तो -6, उसके बाद चिन्ह आता है माइनस का। ए को गुणा किया 5 से तो 5, -6 -5 -11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 जे केप। अब देखो पहले प्लस फिर माइनस, अब आएगा प्लस। अब देखो के केप का गुणांक क्या होगा, तो के की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दो, 2 को गुणा किया -2 से तो -4, फिर चिन्ह आएगा माइनस का। 1 को -4 से गुणा किया तो -4, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो गया 0, तो के केप के गुणा में आएगा 0, तो 0 के केप। अब हमें ए क्रॉस बी का क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सदिश ए क्रॉस बी का परिमाण बराबर √22 का स्क्वायर, 22 के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 11 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर प्लस जे केप के गुणांक का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर, के केप का गुणांक 0 तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 11 का स्क्वायर, इसको रूट से बाहर निकालो तो बाहर निकलेगा 11, रूट के अंदर देखो क्या रह गया 2 का वर्ग प्लस 1, मतलब रूट के अंदर रह गया 5, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 11√5 वर्ग इकाई। इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। यह तो है इस प्रश्न का पहला पार्ट और यह है इस प्रश्न का दूसरा पार्ट। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11, दर्शाइए कि ओ अक्ष, ओ वाई एवं ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दिक् कोसाइन ±1/√3, ±1/√3, ±1/√3 है। हमें यह दर्शाना है कि कोई सदिश है और वो सदिश अक्षों के साथ समान झुका हुआ है, मतलब ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड इनके साथ जो कोण बना रहा है वो कोण समान है। अब देखो ओ एक्स के साथ जो कोण बनाता है उसको लिखते हैं एल्फा, ओ वाई के साथ जो कोण बनाता है उसको लिखते हैं बीटा, और सदिश ओ जेड के साथ जो कोण बनाता है उसको लिखते हैं हम गामा। तो ये जो कोण बना रहा है सदिश, ये सदिश के द्वारा बनाए गए कोण क्या है, बराबर हैं। यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि सदिश ओ एक्स, ओ वाई तथा ओ जेड के साथ समान या बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ इसका मतलब ये है कि सदिश ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड के साथ जो कोण बनाता है वो कोण बराबर है। अब ओ एक्स के साथ कोण बनाता है एल्फा, ओ वाई के साथ कोण बनाता है बीटा और ओ जेड के साथ कोण बनाता है गामा। तो ये जो कोण बनाता है ये कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हमें कोण बराबर दे रखे हैं, हमें क्या दे रखा है, एल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, एल एम एन तीनों का मान क्या होना चाहिए, ±1/√3 हो। अब देखो जब हम दिक् कोसाइन पढ़ रहे थे
उस टाइम पर हमने देखा कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर होता है 1। एल का मतलब कोस एल्फा, तो कोस स्क्वायर एल्फा, एम का मतलब कोस बीटा और एन का मतलब कोस गामा। तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा बराबर 1। अब देखो एल्फा बीटा और गामा तीनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम बीटा की जगह भी एल्फा रख देंगे और गामा की जगह भी क्या रख देंगे, एल्फा रख देंगे। तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा बराबर 1। ये बन गया 3 कोस स्क्वायर एल्फा बराबर 1। तो कोस एल्फा बराबर आ गया प्लस माइनस 1/√3। तो एल का मान तो हमें मिल गया प्लस माइनस 1/√3। तो एल का मान तो हमने दिखा दिया। अब एम बराबर दिखाओ प्लस माइनस 1/√3। तो एम का मतलब कोस बीटा, एम का मतलब कोस बीटा, और बीटा किसके बराबर है, एल्फा के बराबर है। तो बीटा की जगह रख दो एल्फा, और कोस एल्फा का मान हमें कितना मिल गया, प्लस माइनस 1/√3। तो एम बराबर कितना है, प्लस माइनस 1/√3। इसी प्रकार एन बराबर होता है कोस गामा, गामा की जगह हम क्या रख देंगे, गामा की जगह रख देंगे एल्फा। तो ये बन गया कोस एल्फा, और कोस एल्फा का मान है प्लस माइनस 1/√3। तो प्लस माइनस 1/√3। तो एल एम एन तीनों किसके बराबर हैं, प्लस माइनस 1/√3 के बराबर है। कब बराबर है, ये देखो, ये कब प्लस माइनस 1/√3 के बराबर है, तो तब जब सदिश OX OY और OZ के साथ समान या बराबर झुका हुआ है। उस स्थिति में ये जो दिक् कोसाइन होते हैं इनका मान होता है प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3 कॉमा प्लस माइनस 1/√3। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में हमें 3 सदिश दे रखे हैं और सदिश D हमें ज्ञात करना है। और सदिश D है किस प्रकार का, तो सदिश D सदिश A तथा सदिश B दोनों पर लंब है, मतलब सदिश D A और B दोनों के लंबवत हैं। साथ में C.D बराबर है 15। अब देखो सदिश D सदिश A तथा सदिश B दोनों के लंबवत हैं, मतलब सदिश D A के भी लंबवत है और सदिश D B के भी लंबवत है। सदिश D सदिश A के लंबवत हैं और सदिश D सदिश B के भी लंबवत हैं। और दो लंबवत सदिशों का जब हम अदिश गुणा करते हैं तो उनका अदिश गुणा होता है 0। तो D और A लंबवत सदिश हैं, तो इन दोनों का जब हम डॉट करेंगे D.A बराबर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। इसी प्रकार D.B बराबर भी क्या है, 0 है। और C.D बराबर कितना है, 15 है। अब देखो यहाँ पर हमें ये तीनों ही सदिश घटक रूप में दे रखे हैं, तो हम इस सदिश D को कुछ इस प्रकार मान लेते हैं। सदिश D हमने मान लिया घटक रूप में x I केप प्लस y j केप प्लस z k केप। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, I केप j केप और k केप के गुणांक, अर्थात हम ज्ञात करेंगे x y z इन तीनों का मान ज्ञात कर लेंगे और तीनों का मान ज्ञात करके हम कहाँ पर रख देंगे, सदिश D में रख देंगे। अब देखो D.A बराबर है 0। सदिश D घटक रूप में है x I केप प्लस y j केप प्लस z k केप। डॉट सदिश A घटक रूप में है I केप प्लस 4 j केप प्लस 2 k केप बराबर है 0। तो I का गुणांक I के गुणांक से गुणा होगा, J का गुणांक J के गुणांक से गुणा होगा और K केप का गुणांक K केप के गुणांक से गुणा होगा। तो x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0। ये हमें मिल गया x y z में एक समीकरण। अब देखो D.B बराबर भी कितना है, 0 है। D.B बराबर है 0।
डी घटक रूप में है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप डॉट सदिश बी है 3 माइनस 2 जे केप प्लस 7 के केप बराबर 0। तो 3x माइनस 2y प्लस 7z बराबर है 0। ये हमें मिल गया एक्स वाई जेड में दूसरा समीकरण। अब देखो C डॉट डी बराबर हमें दे रखा है 15। C डॉट डी बराबर है 15। तो सदिश C है 2i केप माइनस जे केप प्लस 4 के केप डॉट सदिश D है एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप बराबर 15। तो यहाँ से आ गया 2x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 15। ये हमें मिल गया एक्स वाई जेड में तीसरा समीकरण। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है और यह है तीसरा समीकरण। तो एक्स वाई जेड में हमें 3 समीकरण मिल गए। अब हम इन तीनों समीकरणों को हल करेंगे, एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कर लेंगे। देखो एक बार तो इन समीकरणों को हम एक जगह लिख लेते हैं। पहला समीकरण है एक्स प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0। दूसरा समीकरण देखो क्या है, दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y प्लस 7z बराबर 0। तीसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 0। यह है पहला समीकरण, यह है दूसरा समीकरण और यह है तीसरा समीकरण। अब हमें इन तीनों समीकरणों को हल करना है और हल करके किसका मान ज्ञात कर लेना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करने के पश्चात उन मानों को हमें कहाँ पर रख देना है, यहाँ पर हमें रख देना है। हमें कौन सा सदिश मिल जाएगा, सदिश डी मिल जाएगा। तो अब हम इन समीकरणों को हल करते हैं। देखो हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लेते हैं, उसके पश्चात या ऐसा कर लें इस समीकरण को 2 से गुणा कर दें और समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। देखो हम ये करना चाहते हैं, समीकरण 1 प्लस 2, यहाँ पर लिखो समीकरण 1 प्लस 2 गुणा समीकरण 2। समीकरण 2 को हमने किससे गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया और योग किस में कर दिया, समीकरण 1 में कर दिया। देखो 2 से गुणा करेंगे तो ये बन गया 6x और 1x 7x माइनस का 4y प्लस का 4y, ये दोनों हो गए कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर आओ 7 दूनी 14 और 2 16, तो प्लस का 16z बराबर 0। तो समीकरण 2 और 3 को हमें इस प्रकार हल करना है कि हमें x और z के पदों में समीकरण मिल जाए, मतलब हमें y को हटाना है। यहाँ पर देखो y का गुणांक है -2 और यहाँ पर y का गुणांक है -1, तो इसको हम -2 से गुणा करेंगे और गुणा करके फिर इसको समीकरण 2 में हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है 3x माइनस 2y प्लस 7z बराबर 0। 3 को गुणा कर रहे हैं हम -2 से, तो माइनस का 4x प्लस का 2y माइनस का 8z बराबर -30। अब इनका योग कर लो, तो ये तो हो गया कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का x माइनस का z बराबर -30। तो हमने समीकरण 2 में से घटाया है, क्या घटाया है, 2 गुणा समीकरण 3 को, और ऐसा करने पर हमें x प्लस z बराबर 30 मिल गया। अब यहाँ से x का मान ज्ञात कर लो, तो x का मान है 30 माइनस z। अब ये x का मान रख दो समीकरण 1 में और z का मान ज्ञात कर लो।
x का मान हमें कहाँ पर रखना है, समीकरण 4 में रखना है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखो x का मान, तो 7 गुणा 30 माइनस जेड प्लस 16 जेड बराबर 0। तो 7 से गुणा कर दो, 210 माइनस 7 जेड प्लस 16 जेड बराबर 0। तो 210 प्लस का 9 जेड बराबर 0। तो जेड बराबर आ गया 210/9। देखो 3 से कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल करने पर आएगा 70/3। अब ये 3 से कैंसिल नहीं होगा, तो जेड का मान तो आ गया 70/3। जेड का मान है 70/3। जेड का मान रख दो यहाँ पर, तो हमें एक्स का मान मिल जाएगा। तो इसको लिख दो समीकरण 5 और लिखो जेड का मान समीकरण 5 में रखने पर x बराबर 30 माइनस 70/3, तो बन जाएगा 90 माइनस 70/3। 90 माइनस 70 का मतलब 20/3। तो x का मान आ गया 20/3। x और z दोनों का मान किसी एक समीकरण में रख दो। तो x तथा z का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर तो x का मान है 20/3, तो 20/3 प्लस 4y प्लस 2 गुणा z, 2 से गुणा करो तो आ जाएगा 140/3 बराबर 0। तो 4y बराबर माइनस का 160/3, 4 से कैंसिल कर दो तो यहाँ से कैंसिल करने पर आ जाएगा 40। तो y का मान आ गया माइनस का 40/3। x का मान ज्ञात कर लिया, y का मान ज्ञात कर लिया, z का मान ज्ञात कर लिया। तीनों के मान रख दो समीकरण क्या, सदिश d में रख दो। तो लिखो अतः सदिश d बराबर x का मान है 20/3, तो 20/3 i केप माइनस 40/3 j केप प्लस 70/3 के केप। ये हमने ज्ञात कर लिया सदिश d। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।